हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएसी ज्ञान। दोस्तों, इस बार मैं लाया हूँ आप सभी के लिए आरएसी थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंडेंसर पर पहले ही वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं और उनके यूज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कंडेंसर जो होते हैं हमारे वह 3 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बात किया था एयर कूल कंडेंसर में, प्राकृतिक कन्वेंशन कंडेंसर में यानी नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर में, और आज हम बात करेंगे एयर कूल कंडेंसर में, फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंडेंसर होता क्या है। कंडेंसर जो होता है हमारा वह एक ऊष्मा स्थानांतरक युक्ति है जिसके द्वारा कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट वाष्प की ऊष्मा को वायु अथवा जल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। कंडेंसर जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एयर कूल कंडेंसर, दूसरा होता है वाटर कूल कंडेंसर और तीसरा होता है इवापोरेटिव कंडेंसर। अब हम जानेंगे कि एयर कूल कंडेंसर में कितने प्रकार के होते हैं। एयर कूल कंडेंसर में 2 प्रकार के कंडेंसर आते हैं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर, जिस पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर में। आइए जानते हैं कि फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर क्या होता है हमारा। इस प्रकार के एयर कूल कंडेंसर में प्राकृतिक वायु को प्रवाहित करने के लिए एक यांत्रिक यानी युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे हम पंखा या ब्लोअर कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इस प्रकार के कंडेंसर में क्या होता है, हमारा प्राकृतिक वायु को प्रवाहित करने के लिए जो हमें पंखा या ब्लोअर का यूज़ होता है। अब हम जानेंगे कि फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर में जो हमारे 2 प्रकार के कंडेंसर आते हैं। पहला होता है चेसिस माउंटेड कंडेंसर और दूसरा होता है रिमोट टाइप कंडेंसर। तो पहले हम जानते हैं कि माउंटेड कंडेंसर चेसिस क्या होता है। यह इसका इंग्लिश में नाम है। ये कंडेंसर एक ही चेसिस पर कंप्रेसर मोटर रिसीवर के साथ लगे होते हैं। इस प्रकार के कंडेंसर का प्रयोग सामान्यतः 3 टन से कम दक्षता वाली मशीनों में किया जाता है। क्या होता है इस कंडेंसर का प्रयोग जो होता है सामान्यतः वह 3 टन से कम दक्षता वाली मशीनों में किया जाता है, क्षमता वाली मशीनों में। इस प्रकार के कंडेंसर को सेल्फ कंटेन्ड कंडेंसर यूनिट भी कहते हैं। यह कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप के होते हैं। चेसिस माउंटेड कंडेंसर को सामान्यतः चेसिस पर कंप्रेसर मोटर और अन्य कंपोनेंट के साथ माउंट किया जाता है। प्रभावी कंडेंस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए फिन ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है। यह जो आपको इमेज दिख रहा होगा, यह इमेज है चेसिस माउंटेड कंडेंसर का। अगर आप इस इमेज को कहीं भी देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि यह इमेज हमारा कौन सा है। और अधिकतर इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यह जो आपको इमेज दिख रहा है यह कौन सा कंडेंसर इसमें यूज़ किया गया है। बल्कि आज मैंने जो ऑनलाइन टेस्ट लिया उसका भी जो है आपको क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने डाले थे खुद ही। अगर आपने अभी तक इस ऑनलाइन टेस्ट को नहीं दिया है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और साथ ही साथ वहाँ पर आप हमेशा ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि अब दूसरा क्या होता है हमारा। दूसरा होता हम जानेंगे कि रिमोट टाइप कंडेंसर क्या होता है और यह कहाँ पर यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं। रिमोट टाइप कंडेंसर का प्रयोग 3 टन से अधिक क्षमता वाली मशीनों में किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो 2 बातें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यह बनता है कि फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर जो है चेसिस माउंटेड कंडेंसर कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, आंसर आपको मिलेगा कि वह जो होता है हमारा 3 टन से कम क्षमता वाली मशीनों में किया जाता है। और रिमोट टाइप कंडेंसर जो होता है हमारा वह 3 टन से अधिक क्षमता वाली मशीनों में किया जाता है। आगे क्या है, यह कंडेंसर मोटर व कंप्रेसर से अधिक दूरी पर लगाए जाते हैं। इन्हें प्रायः मकानों की छतों पर लगाया जाता है।
कंडेंसर के आगे एक ब्लोअर लगाया जाता है जो वायु को कंडेंसर के ऊपर से गुजारता है। इस वायु का वेग जो होता है 2 मिली पर सेकेंड से 5 मिली पर सेकेंड तक रहता है। ब्लोअर को घुमाने के लिए 0.1 से 0.2 हार्स पावर की मोटर की आवश्यकता पड़ती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बनता है कि रिमोट टाइप कंडेंसर के ब्लोअर को घुमाने के लिए कितने हर्ट्ज पावर की आवश्यकता पड़ती है, हर्ट्ज पावर मोटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि 0.1 से लेकर 0.2 हर्ट्ज पावर की मोटर की आवश्यकता उस ब्लोअर को घुमाने की पड़ती है। और इसका वायु का वेग जो होता है वो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड होता है रिमोट टाइप कंडेंसर में। आगे क्या है, कंडेंसर का सतही क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस पर फिन्स लगा दी जाती है। यह फिन्स 5 से 7 फिन्स प्रति सेंटीमीटर की दूरी पर लगी होती है। रिमोट टाइप कंडेंसर में जो हमारी फिन्स लगी होती है उसकी दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। आपको ये फिगर दिख रहा होगा कि जो है यह हमारा रिमोट टाइप कंडेंसर है। रिमोट टाइप दोस्तों, अगर आपने अभी तक आरएसी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर मिलेंगे आपको आईटीआई के आरएसी ट्रेड से जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो और साथ ही साथ बीएससी बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के भी वीडियोज़ मिलेंगे और बाकी सारे आईटीआई के ट्रेड के भी वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। कंडेंसर हमारा सेम ऐसा ही होता है। अब हम कुछ बात और भी जानेंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसरों के उपयोग जो होते हैं वह कहाँ कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। पहला तो हम जानेंगे कि इनका न्यूनतम कोरोजन मुख्य आवश्यकता होती है। जहाँ न्यूनतम कोरोजन की मुख्य आवश्यकता होती है वहाँ हमारे एयर कूल्ड कंडेंसर यूज़ किए जाते हैं। दूसरा है बात हमारा कि जहाँ कूलिंग वाटर की अपर्याप्त सप्लाई हो, जहाँ पर कूलिंग वाटर की अपर्याप्त सप्लाई होती है वहाँ हम एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज करते हैं। तीसरी बात जानने वाली है कि जहाँ पर पानी के निकास के प्रयास में लाया जाने वाला साधन महंगा हो, जहाँ पानी निकासी के लिए प्रयास में साधन लाया जाने वाला महंगा हो, वहाँ पर हम एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ और हानि क्या क्या होते हैं। तो एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ, पहले लाभ है हमारा, पहले हम लाभ के बारे में बात करेंगे। एयर कूल्ड कंडेंसर में इनकी संरचना जो होती है वह सरल होती है। एयर कूल्ड कंडेंसर, अब हम पूरे एयर कूल्ड कंडेंसर में बात कर रहे हैं। कंडेंसर के फर्स्ट जो होता है हमारा, 3 टाइप के कंडेंसर होते हैं, वो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एयर कूल्ड कंडेंसर और दूसरा वाटर कूल्ड कंडेंसर और तीसरा होता है हमारा इवापोरेटिव कंडेंसर। ये तीनों हमारे कंडेंसर में आते हैं। तो सबसे पहले हम एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ व हानि के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारा वीडियो जो है एयर कूल्ड कंडेंसर के फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर में है। अब हम बात करेंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ क्या क्या होते हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ होते हैं कि पहला तो इसकी संरचना जो होती है वो बहुत ही सरल होती है और दूसरी बात जानने वाली है कि इनका मूल्य जो होता है वह भी बहुत कम होता है। इनकी प्राइस जो होती है एयर कूल्ड कंडेंसर की कम होती है। तीसरी बात जानने वाली है कि इनका रख रखाव जो होता है वह बहुत ही सस्ता और आसान होता है। यह तीनों बातें नोट करने वाली हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर में ये हमारे लाभ होते हैं। अब हम जानेंगे जिस प्रकार से किसी भी मशीन के लाभ होते हैं उसी प्रकार से और उसी मशीन के हानियाँ भी कुछ कुछ होती हैं। तो हम जानेंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसर में जो है हमारे हानियाँ कौन कौन से होते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने 3 हानियाँ भी बताई हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर में हानियाँ कितनी होती हैं। तो पहला हानि हम जानेंगे, हानि क्या होता है। इनका प्रयोग कम दक्षता की मशीनों एवं संयंत्रों के लिए किया जाता है। अब हम यह हानि है इसकी कि एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग जो होता है वह कम दक्षता की मशीनों एवं संयंत्रों के लिए किया जाता है। दूसरी बात है हमारी कि इनकी ऊष्मा का स्थानांतरण क्षमता कम होता है। अब देखिए कंडेंसर जो होता है वह हमारा एक ऊष्मा स्थानांतरक युक्ति है, लेकिन एयर कूल्ड कंडेंसर जो है हमारा वह ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता इसका कम होता है, क्षमता इसकी कम होती है। और तीसरी बात जानने वाली है कि वातावरण का तापमान बढ़ने पर इनकी क्षमता में कमी हो जाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर जो है कि बढ़ रहा है तो इनकी क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है या काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर अगर बाहर का बढ़ जाता है तो।
और भी बहुत सी बात जानने वाली हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर में भी जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के कंडेंसर आते हैं, वाटर कूल कंडेंसर में हमारे तीन टाइप्स के कंडेंसर आते हैं। पहला होता है सेल एवं ट्यूब कंडेंसर, दूसरा होता है सेल एवं कॉइल कंडेंसर और तीसरा होता है डबल पाइप कंडेंसर। लेकिन यह वीडियो जो हमारा था वह प्राकृतिक कन्वेंशन कंडेंसर का सेकंड है। यह है हमारा फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर जो है हमारा एयर कूल कंडेंसर के अंतर्गत आते हैं। एयर कूल कंडेंसर के लाभ हम जान लिए, हानि हम जान लिए कि इनकी हानियाँ क्या होती हैं। इनकी ऊष्मा का स्थानांतरण क्षमता कम होता है, वातावरण का तापमान बढ़ने पर इनकी क्षमता में कमी हो जाती है और जो है कि इनकी संरचना सरल होती है। इनकी लाभ है, कंप्रेसर पर लोड बढ़ जाता है। यह जो होते हैं हमारे एयर कूल कंडेंसर होते हैं। एयर कूल कंडेंसर में कुछ हमारे दोष आते हैं। क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारा होता है कि चोक्ड कंडेंसर भी होते हैं। चोक्ड कंडेंसर क्या होता है हमारा, कंडेंसर के नियंत्रण वायु प्रभावित होती रहती है। इस वायु में विद्यमान धूल एवं प्रदूषण के कारण कंडेंसर के फिन्स एवं कॉइल पर धूल और मिट्टी की परत जम जाती है। इस धूल में जमे हुए कंडेंसर को चोक्ड कंडेंसर कहते हैं। यह बात आप जान चुके हैं कि चोक्ड कंडेंसर क्या होता है। अगर उस पर धूल और मिट्टी की परत जमा हो जाती है तो इस धूल से जमे हुए कंडेंसर को हम चोक्ड कंडेंसर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा कंडेंसर की डी स्केलिंग क्या होती है, कंडेंसर की बिंदु पर धीरे धीरे एकत्र होने लगता है। कंडेंसर की घुमावदार आकृति के कारण इसमें प्रभावित होने वाला रेफ्रिजरेंट घुमावदार बिंदु पर धीरे धीरे एकत्रित होने लगता है। अगर आप कंडेंसर देखे होंगे तो वह धीरे धीरे कहीं कहीं घुमावदार होता है। आप अपने फ्रिज में देख सकते हैं, फ्रिज में देखेंगे तो आपका कौन सा जो है कि कंडेंसर लगा होगा, वह फिन्स टाइप कंडेंसर होता है हमारा, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में, घरेलू रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कंडेंसर की डी स्केलिंग क्या होती है। कंडेंसर की डी स्केलिंग जो होती है वहाँ पर एक मोटी परत जम जाती है। इस क्रिया को कंडेंसर की डी स्केलिंग कहते हैं तथा रेफ्रिजरेंट इस परत को हटाने की क्रिया को डी स्केलिंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वाटर कूल कंडेंसर पर, जिसमें हम बात करेंगे सेल एवं ट्यूब कंडेंसर और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल सेल एवं ट्यूब कंडेंसर। तो चलिए अब तक के लिए मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।